नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, अपनी स्टडी ठीक से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज दिनांक 14 मई 2026 को प्राइम एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, बिना आपका समय खराब किए सीधे चलते हैं आज के डिस्कशन पे। जैसे कि कल भी हमने कोटेशन जो है यूज किया था, आज फिर किया है। कोटेशन है, उत्साह वैसे प्रकाश स्तंभ की तरह होता है जो जीवन के अंधकार में भी राह दिखाता है। उत्साह एक इम्पोर्टेंट इमोशन है ह्यूमन लाइफ में। ठीक है, हम सबकी ज़िंदगी में बहुत सारी चुनौतियाँ आती है, बहुत सारी परेशानियाँ आती है। कई बार हमें उस तरह से रिजल्ट्स नहीं मिलते जिस तरह के मिलने चाहिए थे, या जिस तरह की हमने मेहनत की होती है। उस समय हम निराशा से घिर जाते हैं और बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, खुद पे ही डाउट करने लगते हैं कि क्या मैं इस काबिल था भी या नहीं। इस तरह की तमाम चीज़ें आपकी लाइफ में होती हैं। उस मोमेंट पे अगर सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई इमोशंस है तो वो है उत्साह। यानी कि उस मोमेंट पे अपने आप को वहाँ से बाहर निकालना, ये हिम्मत देना कि नहीं यार, मैं अगेन ट्राई करता हूँ, फिर से हो जाएगा। तो इस तरह से उत्साह के बारे में ये शानदार सी लाइन जो है वो लिखी है। हेगल जो है महान दार्शनिक हुए हैं, उन्होंने लिखी है। तो आप थोड़ा सा अपनी लाइफ में जब भी इस तरह का फेज आए और फेज आते हैं लाइफ में, तब इस कोटेशन को आप वहाँ यूज कर सकते हैं। आज ही अपने मन के अंदर बिठा लें कि उत्साह जो है ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। डिमोरलाइज नहीं रहना है, निराश होकर नहीं रहना है, हमेशा हैप्पी और उत्साहित रहना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहली जो न्यूज़ है अपनी, रूस ने एक मिसाइल का परीक्षण किया जिसकी रेंज है 35,000 किलोमीटर। आप सरप्राइज होंगे, हमने थोड़े दिन पहले, लगभग 3-4 दिन पहले, हमारी अग्नि 6 के बारे में बात की थी, जिसकी 10,000 से 12,000 के बीच रेंज जो है बताई जा रही थी। और अभी हाल ही में इसका परीक्षण भी होना था, अनुमति डीआरडीओ ने सरकार से मांगी थी। ठीक है, ये हमने लास्ट फ्राइडे आई थिंक डिस्कस किया था। और रूस ने जो मिसाइल का परीक्षण किया उसकी रेंज है 35,000 किलोमीटर, यानी कि पृथ्वी की जो त्रिज्या है, पृथ्वी का जो व्यास है, उससे भी ज़्यादा बड़ी रेंज है। यानी कि पूरी दुनिया इस मिसाइल की जद में आ जाती है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है इस मिसाइल का नाम। मिसाइल का नाम है सैटर्न 2। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में सैटर्न 2 मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया, या दुनिया की सबसे लंबी दूरी की मारक मिसाइल का हाल ही में परीक्षण जो रूस ने किया, उस मिसाइल का नाम क्या है? तो याद रखेंगे सैटर्न 2, जिसको सरमत भी बोला जा रहा है। यानी दोनों नाम याद रखेंगे, सैटर्न 2 भी और सरमत भी। रेंज क्या है? 35,000 किलोमीटर। रेंज का सिंपल मतलब होता है प्लेस ए से प्लेस बी। ये जो मारक क्षमता है, इसकी डिस्टेंस क्या है, और ये डिस्टेंस ही क्या बोला जाता है? मिसाइल की रेंज बोली जाती है। ठीक है तो ये 35,000 किलोमीटर, जो कि पृथ्वी की जो परिधि है, ना केवल त्रिज्या और व्यास, यानी कि पृथ्वी की परिधि से भी ज़्यादा बड़ी है। ये जो आधुनिक एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम होता है, उनको भी भेदने में सक्षम है। आपके दिमाग में आया होगा एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्या है। देखिए दोस्तों, होता क्या है, मान लीजिए ये है इंडिया, ठीक है, ये है पाकिस्तान, ठीक है। तो हमारे पास, जैसे इंडिया, तो हमारी दोनों ही क्षमताएं हैं। क्या? सबसे पहले तो हमारे पास मिसाइल है। दूसरी बात, अगर कोई दुश्मन देश की मिसाइल हम पर अटैक करती है, तो इससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास क्या है? एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम। ठीक है, कैसे काम करती है? जैसे मान लीजिए चाइना ने गोरी नाम की कोई मिसाइल इंडिया पे लॉन्च करी। इंडिया ने लॉन्च करते ही इंडिया के जो रडार है, उनके रेंज में, उनकी नज़र में ये मिसाइल आ जाएगी। जैसे ही उनकी नज़र में आएगी, वो एक सिग्नल देंगे हमारे यहाँ की एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को, और वो डिफेंस सिस्टम इसको हवा में ही क्या कर देगा? डिस्ट्रॉय कर देगा। यहाँ बात की जा रही है कि ये जो सैटर्न 2 मिसाइल है, ये इस तरह के एंटी डिफेंस जो आधुनिक मिसाइल सिस्टम है, इनको भी मतलब धोखा देने में, इनको नाकाम साबित करने में सक्षम है। यानी कि अगर यही मिसाइल रूस की होगी, तो जो एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, वो उसको उसके रडार में पकड़ में नहीं आएगी, और उसको ट्रैक नहीं किया जा सकता, उसको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। जिस टारगेट के लिए उसको सेलेक्ट किया है, वहाँ पे जाके हिट करेगी। हालांकि इस तरह की जो मतलब आप यूँ कहेंगे कि जो कमिटमेंट देते हैं कंट्री, सभी देश देते हैं लगभग। वो तो डिपेंड करता है, जब वास्तविक लड़ाई होती है तब कौन कितना प्रभावी रहता है। ठीक है, व्लादिमीर पुतिन जो कि राष्ट्रपति है रूस के, आप सब जानते हैं, उन्होंने दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल इसको बोला है, और वैश्विक सैन्य शक्ति संतुलन में एक बड़ा संदेश उन्होंने दिया है। साथ ही बोला है कि जो परमाणु हथियार है वो भी ले जाने में सक्षम है। ये सारी बातें होगी समझने वाली। याद करने वाली बात क्या है? याद करने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि रूस ने 35,000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली एक मिसाइल सैटर्न 2, जिसको सरमत भी बोला जा रहा है, उसका परीक्षण किया है, और इसकी रेंज लगभग पृथ्वी के परिधि से भी बड़ी है। ठीक है, इतनी सी बात आप याद रखेंगे। आगे एक नियुक्ति हुई है किसकी? प्रशांत पीसे की। नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। प्रशांत पीसे
कहाँ पे? ओमान में भारत के नए राजदूत इनको नियुक्त किया गया। अब आप समझिए राजदूत कौन होते हैं। देखिए जो यूपीएससी एग्जाम लेती है सिविल सर्विस का, उससे 3 ऑल इंडिया सर्विस जो है वो हमारी निकल के आती है, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। आईएफएस का मतलब फॉरेस्ट सर्विस, ये तो होगी ऑल इंडिया। और एक हमारी दूसरी जो इंपॉर्टेंट और इवन आईएएस के बाद सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस निकल के आती है वो भी आईएफएस होती है, यानी इंडियन फॉरेन सर्विस। ठीक है। और इसके जो अधिकारी होते हैं वही राजदूत नियुक्त होते हैं विदेशों में। इनका काम बेसिकली क्या होता है? इनका काम होता है बेसिकली दोनों देशों के बीच जो संबंध है उनको प्रगाढ़ करना, दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना, जब वैश्विक रूप से हमारी कोई ज़रूरतें होती है तो दूसरे देश को समझाना, जितने भी कूटनीतिक जो काम होते हैं वो ये राजदूत करते हैं। तो प्रशांत पीसे जो कि भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी है, इनको ओमान का नया राजदूत जो है नियुक्त किया गया है। इनको रूस और मिडिल ईस्ट के जो कूटनीतिक मामले हैं उनका अच्छा अनुभव है। और आपको पता है अभी मिडिल ईस्ट यानी कि मध्य एशिया में जो प्रॉब्लम चल रही है यूएसए, इजराइल प्लस ईरान के बीच में, तो इस पूरे सिनेरियो में प्रशांत पीसे जो है, क्योंकि इनको अनुभव है पहले से ही मध्य एशिया में काम करने का, तो ओमान के साथ भारत के संबंधों को एक नई ऊंचाई दे सकते हैं। ठीक है। ओमान भारत का एक महत्वपूर्ण सहयोगी देश है। खाड़ी देशों में, खाड़ी देश बोला जाता है जो ये गल्फ के कंट्रीज है, कौन कौन, जैसे संयुक्त अरब अमीरात हो गया, सऊदी अरब हो गया, ओमान हो गया, बहरीन हो गया, कतर हो गया, ये सारे के सारे जो है खाड़ी देश इनको बोला जाता है। और हमारी ऊर्जा सिक्योरिटी, यानी कि हमारा जो तेल और गैस जो है इस सेक्टर से बहुत ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं, तो हमारी तेल और गैस की जो सुरक्षा है, यानी कि हमें जो सप्लाई करने की जिम्मेदारी है, वो एक महत्वपूर्ण आयाम इन संबंधों का रहने वाला है। तो प्रशांत पीसे का नाम आप याद रखेंगे, राइट। आगे सार्क के काफी पुराने दांत मिले हैं, 33 करोड़ वर्ष पुराने, कहाँ पे? आयरलैंड में। ठीक है। वैज्ञानिकों ने 33 करोड़ वर्ष पुराने सार्क के दांत जो उनको मिले हैं, इन दांतों को जो ये दांत है और शार्क की जो प्रजाति है उसका नाम है स्कूफोर्डस मैग्नस। ये प्रजाति आप याद रखेंगे, कहीं पूछा जा सकता है कि ये किस जीव से संबंधित है, तो आपको नाम याद रखना है, शार्क जो मछली है उससे संबंधित है, स्कूफोर्डस मैग्नस। ठीक है। उससे ज़्यादा ये कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे एक बुरेन नेशनल पार्क जो है वो न्यूज़ में था, ये मंगोलिया का है। इतनी सी बात याद रखेंगे कि बुरेन जो नेशनल पार्क है वो कहाँ का है? कहाँ का है? मंगोलिया का। ठीक है, ये याद रखेंगे। एंड जो इधर इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि शार्क जिसके 33 करोड़ साल पुराने दांत मिले हैं वो कौन सी प्रजाति थी? स्कूफोर्डस मैग्नस। ठीक है। तो ये दो बातें आप इस स्लाइड से याद रखेंगे। ठीक है। आगे चलते हैं। आगे एक वर्ड है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन को समझने से पहले आपको समझना है इन्फ्लेशन। ठीक है। ये दोनों ही, इन्फ्लेशन प्लस स्टैगफ्लेशन, दोनों को ही समझ लेते हैं। ये दोनों ही क्या है? महंगाई की अवस्थाएं हैं। क्या है? महंगाई की अवस्थाएं। ठीक है। इन्फ्लेशन में क्या होता है? महंगाई हो जाती है। ठीक है। सिर्फ एक फिनोमिना होता है कि यानी कि जो आइटम्स है, फूड प्रोडक्ट्स है, वो सारे महंगे हो जाते हैं। लेकिन स्टैगफ्लेशन में क्या होता है कि महंगाई तो है ही, प्लस रोजगार पे भी संकट हो जाता है। अब सोच के देखिए, मान लीजिए रमेश है। ठीक है। रमेश का एक छोटा सा परिवार है, उसकी वाइफ है, 2 बच्चे हैं, उस पर डिपेंडेंट मदर फादर है। ठीक है। लगभग 6 लोगों का ये परिवार है। ये पूरा का पूरा परिवार जो है रमेश की जो सैलरी है उस पर डिपेंड करता है, और रमेश किसी प्राइवेट सेक्टर कंपनी में काम करता है। अब मान लीजिए महंगाई आ गई तो चलो ठीक है, रमेश अपने खर्चे थोड़े से कम कर देगा। भाई मान लो उसको 20,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलती है। ठीक है। थोड़ी महंगाई बढ़ी, देश में महंगाई बढ़ेगी, तो रमेश क्या करेगा कि भाई ठीक है, थोड़े खर्चे जो मान लो बाहर मूवी देखने में या फिर और एक्टिविटीज़ में जो खर्चे करता था वो कम कर देगा, उसका काम चल जाएगा। लेकिन सोच के देखिए कि महंगाई भी बढ़ी हुई है और रमेश की जॉब भी चली जाए, तो फिर ये बहुत बड़ा आर्थिक संकट रमेश की ज़िंदगी में आ जाता है। और इस तरह की संभावनाएं अभी व्यक्त की जा रही है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वह आर्थिक स्थिति है जब महंगाई लगातार बढ़ती है लेकिन कारोबार भी कम हो जाता है, निवेश कम हो जाता है और नौकरियां भी एक साथ धीमी पड़ जाती है, यानी कि जॉब लॉस भी होता है। इस जो सिचुएशन है इसको स्टैगफ्लेशन बोला जाता है, यानी कि ठहराव प्लस इन्फ्लेशन दोनों चीज़ें हो जाए तो स्टैगफ्लेशन बोला जाता है। रोजमर्रा की चीज़ों के दाम भी बढ़ जाते हैं और रोजगार भी चला जाता है, इससे आय में जो वृद्धि है वो भी रुक जाती है, तो आम आदमी के लिए अपना घर चलाना मुश्किल हो जाता है। और हाल ही में अमेरिका सहित जो बहुत सारे देश है वहाँ स्टैगफ्लेशन की जो स्थिति है वो आने वाली है। हो सकता है भारत भी इसकी चपेट में आए, तो आपको ये वर्ड पता होना चाहिए। थोड़ा सा प्लीज़ लिबरल रहिए, आपको इंग्लिश वर्ड आते हैं आप यूँ परेशान हो जाते हैं।
बहुत सारे बच्चे मेरे से कंप्लेन भी करते हैं कि सर आप इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं। ये सिंपल इंग्लिश है यार, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट इंग्लिश नहीं है। और ये ऐसी बातें हैं जिनको अब अगर हम हिंदी में वर्ड ढूंढने जाएंगे तो स्टैगफ्लेशन का वर्ड ही नहीं मिलेगा ढंग से, या मिल भी जाएगा तो हो सकता है जिस एग्जामिनर को हम समझाना चाह रहे हैं जब अपनी मेंस की कॉपी में लिखेंगे तो उसको ना आता हो। तो जो जनरल इंग्लिश के जो यूज टू वर्ड्स है वो हमें पता होना चाहिए। तो हल्की सी आप इसमें मेहनत कर लीजिए। इस तरह की समस्या क्या पहले भी आई है? यस, 1970 में जब तेल का संकट हुआ था, खाड़ी युद्ध छिड़ गया था, उस समय भी इस तरह की समस्या आई है। तो यहाँ क्या है, सरकार नीतिगत समाधान निकालेगी, मिलकर सोचेगी कि भाई ऐसी कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, राइट। तो ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए। आगे देखिए, नीट का जो पेपर है वो रद्द हो गया है, पेपर लीक हो गया था, और ये हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखिए दोस्तों, आप दो सिचुएशन लीजिए, ठीक है। एक सुरेश है इधर, ठीक है, ये रमेश, या अदर जो भी लोग जिन पेपर चीटिंग करते हैं। सुरेश के फादर फार्मर है, बड़ी महंगी फीस देके 1 से 2 लाख रुपए प्लस 2 लाख रुपए खाने खर्चे ये सब लगा के 4-5 लाख रुपए लगा के नीट की तैयारी करवाई। सुरेश पढ़ने में भी अच्छा है, मेहनत कर रहा है, हार्डवर्क कर रहा है, और करके वो अच्छे मार्क्स एग्जाम में लेके आता है। लेकिन आपको पता है एग्जाम है, कॉम्पिटिशन एग्जाम है, जो ऊपर वाले होंगे वही तो सेलेक्ट होंगे, उनकी रैंक आएगी, उनको ही गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, ठीक है। इधर रमेश और अदर लोग जो बेईमान लोग हैं, जो इस तरह के पेपर चोरी, जिनके पास पैसे हैं, ठीक है। अभी जयपुर का कोई व्यक्ति था जो इसमें इन्वॉल्व है, उसके 5 भाई बहनों का सिलेक्शन हो गया, ठीक है। इस तरह के लोगों के नंबर क्या इनसे सुरेश का भी कॉम्पीट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, सिंपल बात है। कैसे कर पाएगा? जिस व्यक्ति को पूरा पेपर मिला है, जिस व्यक्ति ने मेहनत करी है, फर्क तो होगा ही। ये व्यक्ति इतना सारा करने के बाद हो सकता है इसके पिताजी ने जमीन गिरवी रखी हो, माँ के गहने गिरवी रखे हो, पता नहीं कैसे करके जो है पैसे जोड़ के और कोचिंग करवाई होगी। तो बहुत ज़्यादा हार्ट फेलिंग होती है इस तरह की चीज़ें, ये सिस्टम को झकझोर देती है। डेमोक्रेटिक कंट्री में जब कोई जवाबदेही लेने वाला नहीं हो और लगातार इस तरह के पेपर लीक की घटनाएं होती है तो बहुत ज़्यादा एक भरोसे का संकट हो जाता है, यानी कि आम आदमी का सिस्टम से भरोसा उठने लगता है, ठीक है। तो ये समस्या हुई है। जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, एनटीए, वो ये पेपर करवाती है और उसी की जिम्मेदारी है, उसके बाद सरकार की जिम्मेदारी है। 23 लाख स्टूडेंट के भविष्य का सवाल है। अब देखिए, मान लो यहीं ले लीजिए, रमेश का एग्जाम्पल ले लीजिए, सुरेश का एग्जाम्पल ले लीजिए। अब सुरेश को दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो 1-2 लाख रुपए का खर्चा और एक्स्ट्रा हो गया सुरेश के लिए। तो ये और समस्या होगी कि दोबारा उन बच्चों को दोबारा मानसिक कष्ट झेलना पड़ेगा, आर्थिक बोझ झेलना पड़ेगा, और सिस्टम से भरोसा उठता जा रहा है, ठीक है। निदान का चक्कर क्या है? हर बार जब भी पेपर लीक होता है, कमेटी का गठन करती है सरकार, फिर वो कमेटी की रिपोर्ट्स कहीं ना कहीं इधर उधर दबा दी जाती है। समिति ने बोला था पिछली बार कि पेन एंड पेपर टेस्टिंग की जगह कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग होनी चाहिए, जैसे जेई का एग्जाम होता है, ठीक है। इससे क्या मानवीय हस्तक्षेप कम हो जाता है, तो लीक होने की संभावना कम हो जाती है। हालांकि वहाँ भी समस्याएं हैं, ऑनलाइन पेपर्स में भी इस तरह की फर्जीवाड़ी और लीक की खबरें आती रहती है, आप सब अवेयर है इस बात से। तो लेकिन ये सजेशन था समिति का, लेकिन नहीं माना गया। और बहुत सारे जो बड़े कोचिंग सेंटर है, आप देखते होंगे 720 में से 720 नंबर आते हैं। क्या एक ह्यूमन माइंड के लिए पॉसिबल है कि 720 में से 720 नंबर लाना, ठीक है। और वो इतनी बड़ी कोचिंग से ही क्यों आते हैं? बहुत सारे ऐसे सवाल है जिन पे हमें सोचा जाना चाहिए। तो वहाँ एक मिली भगत और एक बड़ा खेल पैसे का, रुपए का, पावर का, वो दिखता है। तो ये सारी समस्याएं हैं जिनके ऊपर आर्टिकल जो है दैनिक भास्कर का एडिटोरियल जो है लिखा गया है, ठीक है। आगे देखिए, इंपॉर्टेंट क्या आता है, और थोड़ा सा आपको यहाँ ये समझने में भी मदद मिलेगी कि करंट अफेयर्स एक्चुअल में हमें तैयारी करनी कैसे चाहिए। इवेंट है एक, इवेंट क्या है कि आज ही रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह जी जो है मेड़ता में राव दूदा की मूर्ति के अनावरण में गए थे। ये सभी न्यूज़पेपर में है, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में है। क्या है कि भाई राव दूदा जो है, उनकी मूर्ति का अनावरण जो है मेड़ता में हुआ है। किसने किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से। सवाल कहाँ से आएगा? क्या सवाल इस बात से आएगा कि भाई राव दूदा की मूर्ति का अनावरण किसने किया, तो क्या हमें मंत्री जी का नाम याद रखना चाहिए? माई आंसर इज नो। क्या इस बात से कि मूर्ति का अनावरण कहाँ किया गया है? मेड़ता में? नो, ठीक है। सवाल कहाँ से आएगा? सवाल आएगा राव दूदा कौन थे, राव दूदा का कंट्रीब्यूशन क्या था, कैसे उन्होंने अपना साम्राज्य बनाया था, कहाँ बनाया था, किन के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी थी, उनका सांस्कृतिक योगदान क्या है, क्या उन्होंने किसी बड़े मंदिर का निर्माण कराया है? सवाल वहाँ से पूछा जाएगा। और यही 99% जो क्रिएटर है, जो यूट्यूब पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे करंट अफेयर्स, वो यहाँ चूक जाते हैं। और जो आरपीएससी यूपीएससी की तरफ जाने की जहाँ बात होती है, उसका सिंपल मतलब ही यही है कि डेप्थ बढ़ती है। सिर्फ रेफरेंस पकड़ता है ऊपर से, उसके बाद उससे जुड़ा हुआ जो स्टैटिक का सिलेबस है, क्योंकि राव दूदा हमारे सिलेबस का हिस्सा है, हमें राठौड़ राजवंश के बारे में पढ़ना है,
हमें मारवाड़ के राठौड़ राजवंश के बारे में पढ़ना है, उसकी शाखाओं के बारे में पढ़ना है। हमें भक्ति आंदोलन पढ़ना है, कैसे मीरा जो है जुड़ जाती है राव दूधा से, कि उनकी पोत्री है, उनका जो सांस्कृतिक और भक्ति आंदोलन में योगदान है वो भी हमें पढ़ना है। तो ये अप्रोच अल्टीमेटली जहां आरपीएससी पिछले अगले 2 4 5 सालों में जाने वाली है, हम आज से उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं कि ये इनिशिएटिव इतना इम्पोर्टेंट है कि आपकी इतनी ज़्यादा हेल्प होने वाली है इससे आने वाले एग्जाम्स में, चाहे आप किसी भी एग्जाम्स में बैठें, आप औरों से बेहतर कंडीशन में होंगे अगर इस इनिशिएटिव को लगातार फॉलो करते हैं। चलिए बात करते हैं। राव दूधा मेड़तिया राठौड़ वंश के संस्थापक थे। देखिए, एक जोधपुर में राठौड़ राजवंश था, ठीक है, उन्हीं का एक व्यक्ति कौन, राव दूधा, मेड़ता में राठौड़ राजवंश की स्थापना करता है, लेकिन कौन सी शाखा, मेड़तिया शाखा, ठीक है। राव दूधा मारवाड़ के शासक राव जोधा के चौथे पुत्र थे, ठीक है। राव जोधा कहाँ थे, मारवाड़ में, ठीक है, वहां के शासक थे, इनके चौथे पुत्र थे, और इन्होंने मेड़ता में राठौड़ वंश की एक नई शाखा मेड़तिया शाखा की नींव रखी, ठीक है। उन्होंने काफी सारी सैन्य विजय, सांस्कृतिक पुनरुत्थान जैसे कार्य किए। आगे समझते हैं कैसे। कब स्थापना की, 1462 ईस्वी में। याद रखेंगे, डेट इंपॉर्टेंट है, जब आप हिस्ट्री में भी ये सारी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन आपको हिस्ट्री में जब पढ़ेंगे तब भी आपको ये इंपॉर्टेंस पता होगी कि हाँ यार, ये न्यूज में रहा था। मारवाड़ का मजबूत रक्षा कवच इन्होंने बनाया। शक्ति और भक्ति दोनों का अद्भुत समन्वय इन्होंने अपने शासनकाल में किया, और ये मीराबाई के दादा और पालनकर्ता थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यानी कि राव दूधा मीराबाई के रियल दादाजी थे, और उनका पालन भी उन्होंने किया था, क्योंकि इनके पिता रतन सिंह की और इनकी माताजी जो थी, उनकी कम आयु में ही मृत्यु हो गई थी, इनके जन्म के थोड़े समय बाद ही। क्या क्या किया, राजनीतिक योगदान क्या है इनका, देखिए मेंस में भी ये सवाल बनता है कि उनका राजनीतिक योगदान बताइए, तो हमारे पास 4 पॉइंट होने चाहिए। पहला, राव जोधा की आज्ञा से मेड़ता सेक्टर पर विजय प्राप्त करके वहां पे मारवाड़ का मजबूत प्रतिरक्षा तंत्र स्थापित किया, अपना राज्य स्थापित किया। आगे नजदीक से सांबर और अजमेर के कुछ हिस्से लगते थे, उनके कुछ हिस्सों पे इन्होंने अपना प्रभाव बनाया, और स्थानीय जो मालवा के सुल्तान और मुस्लिम शासक थे उनके खिलाफ भी इन्होंने लड़ाई लड़ी। आगे मेड़तिया शाखा को जन्म दिया, और खानवा, आपको पता, खानवा का युद्ध राणा सांगा लड़ रहा था बाबर के खिलाफ, वहां पे भी इन्होंने अदम्य साहस दिखाया था राणा सांगा की तरफ से बाबर के खिलाफ। ये मेड़तिया शाखा के जो शासक थे राव दूधा, ये लड़ने गए थे। सैन्य संगठन बनाए इन्होंने, होठों और घोड़ों के प्रयोग में निपुण सुव्यवस्थित एक सेना तैयार करी, उनको युद्ध कला में माहिर किया। तो अगर इनकी राजनीतिक उपलब्धियों की बात करें, राजनीतिक योगदान की बात करें, तो ये 4 इंपॉर्टेंट राजनीतिक योगदान इनके थे। आगे कुछ सांस्कृतिक और धार्मिक योगदान क्या था, देखें, विष्णु के भक्त थे, तो चारभुजा नाथ का जो मंदिर का निर्माण है मेड़ता में, ये इन्होंने करवाया, और ये एक प्रमुख मंदिर है राजस्थान का। आगे मीराबाई का पालन पोषण किया, रतन सिंह की पुत्री थी और दूधा जी की पोत्री थी। पिता का जो है समय देहांत हो गया था, उसके बाद जो उनको महान संत कवियत्री बनने का जो श्रेय जाता है, जो सात्विक वातावरण दिया, जो बीज उनके मन में डाले, उनकी आत्मा में डाले, उनका पूरा श्रेय राव दूधा को जाता है। अपने दरबार में विद्वानों को, संतों को, गायकों को आश्रय देते थे। वैष्णव धर्म और भक्ति के मार्ग की इन्होंने प्रचार प्रसार किया, और मेड़ता की सुरक्षा के लिए किलों और जलाशयों का निर्माण भी इन्होंने किया। इसलिए बोला जाता है कि राव दूधा तलवार और भक्ति का अद्भुत समन्वय किया इन्होंने। अब आप एग्जाम्पल लीजिए, एक क्वेश्चन आपसे यही पूछ लिया जाता है कि राव दूधा ने तलवार और भक्ति का अद्भुत समन्वय कैसे किया। आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए, जब तलवार की बात हो तो इनकी जो राजनीतिक उपलब्धियां हैं उनके बारे में बात हो, यानी कि मारवाड़ के राठौड़ों की जो है एक अदम्य किला इन्होंने स्थापित किया, कहाँ पे, मेड़ता में। दूसरी बात, राणा सांगा की तरफ से लड़ने गए बाबर के खिलाफ। तीसरी बात, आसपास के जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे उनको परास्त किया, और सांबर और अजमेर के कुछ क्षेत्र भी इन्होंने विजित किए। ये किसमें, तलवार वाले में। और भक्ति में मीरा के बारे में, और इन्होंने जो मंदिर का, चारभुजानाथ मंदिर का निर्माण कराया, भक्तों को वैष्णव धर्म का जो प्रचार प्रसार किया, आश्रय दिया, यही सारी बातें लिखनी है। और आपको शानदार, आप ये मान के चलिए, अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है, 3.5 नंबर 4 नंबर आपको उसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह जो है हमारा पढ़ने का तरीका होना चाहिए। आगे अगर इससे भी ज़्यादा एग्जामिनर डेप्थ में जाता है इस करंट की इस न्यूज के बेस पे, तो हमें मीराबाई पढ़ना चाहिए, भक्ति आंदोलन पढ़ना चाहिए। मीराबाई के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 1503 में कुड़की जो गांव है जोधपुर का, वहाँ पे इनका जन्म हुआ। पिता इनके रतन सिंह थे, मेड़ता के राजकुमार थे। माता रायल दे और दादा राव दूधा थे, जिनके बारे में हमने बात करी। बचपन में एक साधु ने कृष्ण की मूर्ति दिखाई, और ये कृष्ण भक्ति में विलीन हो गई, और इनका हृदय जो है भक्ति रंग में पूरी तरह रंग गया। दूधा ने इनको वेद की, पुराण की और संगीत काव्य की उच्च कोटि की शिक्षा दिलाई। जो हमने बात करी कि कैसे एक बीज उनके मन में डाला गया, वो सारा श्रेय इनके दादा राव दूधा को जाता है। आगे उनका विवाह
1517 से 1520 के बीच में मेवाड़ का राजकुमार जो भोजराज था उससे हो गया, और ये दो वंशों के बीच में एक राजनीतिक समझौता था। जब भी अगर इस तरह भी कहीं अगर मान लो कोई सवाल आता है जिसमें बात होती है कि ये आपस में एकजुट नहीं रह पाए, तब आप इस तरह के समझौतों का हवाला वहाँ पे भी दे सकते हैं। लेकिन भोजराज की थोड़े समय बाद ही मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद सत्य होने का दबाव डाला, लेकिन इन्होंने स्पष्ट मना कर दिया। सोच के देखिए उस समय भक्ति का और साहित्य शिक्षा का इतना प्रभाव था कि ये समाज की उस परंपरा के खिलाफ खड़ी हो गई, और इन्होंने अपना पूरा पूरा जीवन जो है कृष्ण को समर्पित कर दिया। संत रविदास जो कि ऐसी समुदाय से संबंधित थे, ऐसी तो अभी बनाए हैं, नीचे जो निचले तबके के संत थे उनकी शिष्या बनी और उनके पैरों में बैठ के शिक्षा ग्रहण करी। ये अपने आप में बहुत क्रांतिकारी बात है। आप आज के समाज में देखें तो ये सामान्य लग सकता है, लेकिन आप आज से 500-700 साल पीछे मुड़ के जब देखते हैं, जब समाज कितना रूढ़िवादी रहा होगा, उस समय एक नीची जाति के संत के शिष्या के रूप में उनके पैरों में बैठ के शिक्षा ग्रहण करना, ये बहुत कमाल का और युगांतरकारी उनका जो था, ये समर्पण था, ये भाव भक्ति थी, और भक्ति आंदोलन को ये जो नई दिशा उन्होंने दी, ये कमाल की थी। आगे फिर वृंदावन में अंतिम दिन उनके 1573 के आसपास कहा जाता है कि कृष्ण की जो प्रतिमा थी उसमें विलीन होगी नृत्य करते हुए, और विदे समाधि की रहस्यमय घटना जो है उसके बारे में बात होती है। हालांकि उस तरह से ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, लेकिन जो है किदवंती है, बोला जाता है। क्या किया इन्होंने? राजस्थानी, गुजराती, ब्रज और हिंदी चारों भाषाओं में साहित्यों की गीत की रचना करी। इनके गीत सरल, सहज और हृदय स्पर्शी थे। कृष्ण प्रति निस्वार्थ प्रेम और विरह की पीड़ा के गीत भी बहुत फेमस है। और काव्य संग्रह मीरा के लगभग 1300 से 1400 गीत आज भी उपलब्ध है, जो मीरा की गीतावली के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मीरा की गीतावली के लेखक कौन है, तो आपका आंसर होना चाहिए स्वयं मीरा। ठीक है, यहाँ से भी सवाल बन सकता है। जातिगत भेद को चुनौती देने वाले गीत इन्होंने लिखे। ईश्वर सबके लिए समान है, ये संदेश उनके काव्य की आत्मा है। तो ये सारी बातें आपको उनके बारे में पता हो जाना चाहिए। जातिगत भेदभाव को उन्होंने चुनौती दी, महिला स्वतंत्रता का प्रतीक था, किस प्रकार सती प्रथा के विरोध में वो खड़ी हो गई। आगे भक्ति आंदोलन में अग्रणी थी, और आधुनिक महिलाओं के लिए प्रेरणा, संगीत, दर्शन, आत्मनिर्भरता पुरुषों के समान होनी चाहिए। ये संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। अगर आपसे कंपेयर करने को बोला जाए कि आप मीरा के उस योगदान को आज किस तरह से प्रासंगिक मानते हैं, तो आज भी महिलाएं साहित्य और संगीत में, दर्शन में, आत्मनिर्भरता में पुरुषों के समान प्रतिभाशाली है। लेकिन क्या समय मिलता है उनको? क्या बराबर मंच मिलता है? आपका जवाब होगा नहीं। यानी कि आज भी मीरा का जो प्रेरणा है, मीरा का जो योगदान है, वो प्रासंगिक है। आगे एक पुस्तक के बारे में बात हो रही है, अपनापन। इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, पूछा जा सकता है एग्जाम में। पुस्तक लिख कौन रहे? शिवराज सिंह चौहान। कौन है? हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। बुक का नाम क्या है? अपनापन। किस बारे में लिख रहे हैं? मोदी जी के बारे में। उनका जो 35 वर्षों का जो अनुभव है मोदी जी के साथ काम करने का, मोदी जी की जो स्टाइल है, मोदी जी किस तरह से संगठन के बारे में सोचते हैं, किस तरह संवेदनशीलता के साथ निर्णय लेते हैं, सारी तमाम बातें उनकी जो है वो इस पुस्तक में देखने को मिलेगी। पूछा जा सकता है। हालांकि इसका लोकार्पण अभी 26 मई को होना है, फिर दोबारा न्यूज़ में आएगा, अपन एक बार फिर डिस्कस कर लेंगे। लेकिन ये बुक का नाम भी आप याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। बीजेपी संगठन में उनकी कार्यशैली के बारे में, नेतृत्व के अनुभव के बारे में, राज्य नीतियों में सर्जन और क्रियान्वयन के बारे में, कैबिनेट बैठकों में किस तरह मानवीय संवेदना, तो छोटे छोटे ऐसे पहलू जिनके बारे में बात हो सकती है, इस पुस्तक में बात की जाएगी। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। सबसे पहले हमने सैटर्न 2 जो रूस की मिसाइल है उसके बारे में बात करी। प्रशांत पीसे की जो नियुक्ति हुई है ओमान के राजदूत के रूप में, उनके बारे में बात करी। बुरेन नेशनल पार्क जो है मंगोलिया में, उसके बारे में, और स्कूफोर्ड्स मैग्नस प्रजाति जो है उसके बारे में हमने बात करी कि ये किसकी, शार्क की प्रजाति है। 33 करोड़ 33 करोड़, ओके। और नीट पेपर लीक पे किस तरह से एक नॉर्मल कैंडिडेट को परेशानी भुगतनी पड़ती है, सिस्टम को ठीक किया जाना चाहिए, इसके बारे में बात करी। और लास्ट में हमने पुस्तक अपनापन के बारे में बात करी। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ आपके लिए डिस्कशन फ़ायदेमंद हो, और सबसे बड़ी बात है आपको अच्छा लगना चाहिए। और अच्छा लगने से भी ज़्यादा बेहतर ये है कि आपके लिए काम की चीज़ हो, आपकी डायरेक्शन सही हो, आपकी प्रिपरेशन की डायरेक्शन सही हो। चलिए मिलते हैं कल फिर एक नए डिस्कशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए अच्छे से। जय हिंद।